गुड मॉर्निंग क्लास, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो प्रॉपर है क्या बच्चों, बताना एक बार। नमन विकास प्रॉपर आ रहा है ऑडियो वीडियो? यस। चलो स्टार्ट करेंगे। कल पेपर था लॉ वाला और पेपर मेरे पास आ चुका है, बट अभी आप लोगों ने कुछ करा नहीं है कोर्स कवर, तो एट द एंड अपन इसे ज़रूर कवर करेंगे। पेपर ओवरऑल देखा जाए कि जिसको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो वो आराम से कर सकता था। थ्योरी क्वेश्चन भी काफ़ी थे और एलएलपी वाला क्वेश्चन था वो भी बिल्कुल एज इट इज़ आईसीआई से पीछे से आया था। तो उतना तो मतलब बोलते ही है ना कि आईसीआई के पीछे वाले क्वेश्चन तो होने ही चाहिए। कहाँ तक टॉपिक कहाँ तक हुआ था बेटा, बताओ एक बार। टॉपिक बताओ बेटा कहाँ तक हुआ था। स्वीकृति में चल रहे थे। स्वीकृति के संबंध में पॉइंट नंबर बोलो कहाँ तक हुआ था। पॉइंट नंबर 6। हाँ होनी चाहिए। देखो स्वीकृति निर्धारित विधि द्वारा होनी चाहिए, ये मुझसे पूछा है कि इसे एक्सप्लेन कर दो, वो मैं कर रही हूँ एक बार। देखो आपको बोला बातें नहीं क्लास। अब पहले वालों का तो पेपर हो गया, अभी तुम्ही लोगों का आना है, तो आप सीरियस हो जाओ। अभी तक तो लग रहा था कि चलो एक अटैम्प्ट हो रहा है उसके बाद अपना आना है। अब आइडिया लग गया होगा कि पेपर जो होता है ना उसमें पढ़ के जाओगे तब तो कुछ डिफिकल्ट नहीं है, और नहीं पढ़ के जाओगे तो बच्चा हमेशा क्या कहता है, पेपर डिफिकल्ट आया था। तो आता है तो आपको इजी लगता है और नहीं आता है तो आपको डिफिकल्ट लगता है। ये पर्सन टू पर्सन जो है ना वो डिफर करता है। अपन क्या ले रहे थे, पॉइंट नंबर 4 बता रही थी मैं, पूछा था मुझसे अभी। स्वीकृति पूछा है एक बार, क्वेरी है बता रही हूँ, फिर अपन आगे ले रहे हैं। निर्धारित विधि द्वारा होनी चाहिए मतलब जैसे आपको बोला कि आप फैक्स द्वारा स्वीकृति दोगे तो आपको फैक्स द्वारा ही देनी है, तो आप वहाँ पर लेटर पोस्ट में नहीं डाल सकते। अगर आपने लेटर पोस्ट में डाला तो कितना समय लग जाएगा, 48 घंटे लग जाएंगे कि नहीं लग जाएंगे। और हो सकता है कि उसको स्वीकृति जल्दी चाहिए हो, तो मना कर सकता है कि नहीं कर सकता है, कर सकता है। क्या बोलेगा, स्वीकृति निर्धारित विधि द्वारा नहीं दी गई थी। किस पर डिपेंड करेगा, प्रस्तावक पर। अगर वो आपत्ति उठाएगा कि तुमने स्वीकृति निर्धारित विधि द्वारा नहीं दी तो अनुबंध नहीं बनेगा, पर अगर वो आपत्ति नहीं उठाएगा तो वैध अनुबंध बन जाएगा। क्लियर है ये आंसर। पॉइंट नंबर 6 करा था या करना है, कर लिया था। चाचा भतीजे वाला केस था, याद आ रहा है। इसमें वो वाला एग्जाम्पल भी दे दिया था क्या, मैगजीन वाला। मैंने सिर्फ आपको इसका मतलब सामान्य नियम पढ़ाया है।
सामान्य नियम कहता है कि मात्र चुप रहना स्वीकृति नहीं है, जब तक कि प्रस्ताव ग्रहीता अपने आचरण द्वारा ये सिद्ध ना कर दे कि उसका चुप रहना स्वीकृति के समान है। तो सामान्य नियम में तो हमने पढ़ा फेल्टहाउस बनाम बिंदले का केस। अब एक एग्जाम्पल सुनो। ए ने एक मैगजीन सब्सक्राइब की फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ए ने मैगजीन सब्सक्राइब की कितने समय के लिए बेटा? 1 साल के लिए। 1 साल के बाद भी जो वो कंपनी थी वो मैगजीन भेजती रही और ए जो है वो उनको यूज़ करता रहा। 5 साल बाद बिल आया तो अब ये कहता है कि भाई मैंने तो 1 साल के लिए मैगजीन मंगाई थी, तुम्हारी गलती है कि तुमने भेजी 5 साल के लिए, मैं तो बिल का पेमेंट नहीं करूँगा। बच सकता है क्या? नहीं बच सकता। क्यों नहीं बच सकता? कि भाई जब ये कंपनी मैगजीन भेज रही है, ये क्या दे रही है? गर्भित प्रस्ताव। आप इसे यूज़ कर रहे हो, इसका मतलब आपकी गर्भित स्वीकृति, ठीक है ना? तो अब तो आपको पैसे देने ही पड़ेंगे। यहाँ आपने अपने आचरण द्वारा ये सिद्ध कर दिया कि आपका चुप रहना स्वीकृति के समान है। क्लियर है कि नहीं है बताओ मुझे। ऐसा नहीं होता कई बार कि लैंडलॉर्ड बोलता है अपने टेनेंट से अगले महीने से यहाँ रहना है तो 1000 रुपये किराया एक्स्ट्रा लगेगा। टेनेंट कुछ नहीं बोलता लेकिन अगले महीने फिर भी वहाँ रह रहा है, इसका मतलब उसे मंजूर है। समझ आई बात कि नहीं आई? तो वही चीज़ है, आचरण द्वारा स्वीकृति हो गई। अब ले रहे हैं लास्ट पॉइंट यहाँ का, पॉइंट नंबर 7। पॉइंट 7 हमारा क्या कहता है? आचरण गर्भित स्वीकृति द्वारा स्वीकृति। इस पॉइंट में 2 लाइनें लिख लो, इजी करवा देती हूँ थोड़ा सा। स्वीकृति पॉइंट नंबर 7 में 1-2 लाइनें मैं लिखवा देती हूँ आपको। स्वीकृति स्पष्ट तथा गर्भित हो सकती है। स्वीकृति स्पष्ट तथा गर्भित हो सकती है। स्पष्ट स्वीकृति शब्दों द्वारा दी जाती है। स्पष्ट स्वीकृति शब्दों द्वारा दी जाती है, जबकि गर्भित स्वीकृति आचरण द्वारा दी जाती है। जबकि गर्भित स्वीकृति आचरण द्वारा दी जाती है। उदाहरण, नीलामी द्वारा विक्रय में हथौड़ा मारना। नीलामी द्वारा विक्रय में हथौड़ा मारना गर्भित स्वीकृति है कि नहीं है बेटा बताओ? ठीक है, एक और एग्जाम्पल देती हूँ। एक कस्टमर ने एक शॉपकीपर को बेटा लेटर लिखा। उस लेटर में लिखा कि क्या तुम हमें इतने गुड्स इस रेट पे सप्लाई कर दोगे इस जगह पे। शॉपकीपर मुंह से तो कुछ नहीं बोलता, सीधे उसके घर पर गुड्स की डिलीवरी दे देता है। तभी देगा ना जब उसे स्वीकार है। गर्भित स्वीकृति, गर्भित स्वीकृति। अभी जो एग्जाम्पल दिया ये आपके आईसीआई में आपको मिलेगा। क्लियर है बताओ? स्वीकृति के सारे पॉइंट समझ आ गए ना? अब चलो अपन इसी चीज़ को किससे लेने जा रहे हैं? अपन लेंगे अब आईसीआई से। इस वाली पीडीएफ में आ जाएगा क्या या नेक्स्ट पे जाना पड़ेगा? स्वीकृति, इसमें आपको अभी तक मैंने कुछ नहीं कराया शायद आईसीआई में से, नहीं कराया ना? तो स्वीकृति के टॉपिक को आईसीआई से ले लेते हैं एक बार। देखो धारा अंडरलाइन करो 2B। 2H तो वो उसकी थी अनुबंध की, है ना? ये 2B है, 2B स्वीकृति की है। 2A में प्रस्ताव, 2B में स्वीकृति। क्या लिखा है? जब वह व्यक्ति जिसके समक्ष प्रस्ताव रखा गया है अपनी सहमति उस पर जताता है तो प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है
और स्वीकार होने के बाद प्रस्ताव क्या बनता है? वचन बन जाता है। ये हमने पढ़ लिया था। अब इस परिभाषा के एनालिसिस को आपको नहीं पढ़ना, आप सीधे आ जाना नीचे। एक स्टेटमेंट आ रहा है विलियम एंसन वाला, अपन ने पढ़ा था, याद करो। प्रस्ताव के लिए स्वीकृति ठीक उसी प्रकार है जैसे बारूद की ढेर के लिए सुलगती हुई माचिस की तीली। इसकी क्या लगाना, याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसकी रीडिंग लगा लेना। समझा दिया था मैंने तुम्हें, ठीक है? रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ क्या करना है, एक बार रीडिंग लगा लेना। अब इसके हम पढ़ने जा रहे हैं नियम। पहला नियम हमारा क्या कहता है, आप याद करो, मैंने आपको बताया था पहले नियम में आपको बताना है कौन स्वीकार कर सकता है, यही था ना। अगर अपना विशिष्ट प्रस्ताव है तो बेटा कौन स्वीकार करेगा? विशिष्ट व्यक्ति। और अगर सामान्य है तो आम जनता में से कोई भी जो इसकी शर्तों को पूरा कर दे। अब आप इसमें देखो क्या लिखा है, स्वीकृति केवल उसी व्यक्ति द्वारा दी जा सकती है जिसके समक्ष प्रस्ताव रखा गया है। किसकी बात कर रहे हैं? विशिष्ट प्रस्ताव की। क्या लिखा है? एक विशिष्ट प्रस्ताव की दशा में केवल उसी व्यक्ति द्वारा स्वीकार किया जा सकता है जिसके समक्ष उसे रखा गया है। बोल्टन जॉन्स का केस मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में पढ़ा दिया था, याद करो। ब्रोकलहर्स्ट नाम का बंदा था, पूरा बिजनेस बोल्टन को बेच दिया। जॉन्स कस्टमर था, गुड्स का ऑर्डर था जिसपे नाम ब्रोकलहर्स्ट ए का था। जॉन्स को पता चला बिजनेस बोल्टन को बिक चुका है, उसने सारे गुड्स वापस कर दिए थे, तो वो कर सकता है क्योंकि विशिष्ट प्रस्ताव है। ऑर्डर पे नाम किसका था? ब्रोकलहर्स्ट का था, वही उसे स्वीकार कर सकता है। पढ़ के देख लो एक बार। और मना करने का आधार क्या था? मना करने के दो आधार थे, एक तो जो विश्वास एक पुराने बंदे में है वो नए बंदे में नहीं है, दूसरा कुछ एडवांस दे रखा था और ये सेट ऑफ कराना चाहता था जो कि एक नया बंदा करेगा नहीं। आप एक बार पढ़ लो। आदेश बोल्टन के नाम से नहीं था, इसका मतलब किसके नाम से है? ब्रोकलहर्स्ट के नाम से है। ठीक है, ब्रोकलहर्स्ट के साथ अनुबंध करके उसकी भावना थी कि ऋण की प्रतिपूर्ति हेतु भावना नहीं है। मतलब ये कहना चाहता है कि भाई पुराना कोई चल रहा था, उसको ये एडजस्ट कराना चाहता था, अब वो नया बंदा करेगा नहीं। निर्णय दिया गया कि चूंकि बोल्टन के समक्ष प्रस्ताव नहीं रखा गया था, अतः बोल्टन और जॉन्स के बीच कोई अनुबंध है ही नहीं। विशिष्ट प्रस्ताव उसी व्यक्ति द्वारा स्वीकार किया जा सकता है जिसके समक्ष रखा गया है। वो व्यक्ति कौन था इस एग्जाम्पल में? ब्रोकलहर्स्ट। यहाँ पे वर्ड सही कर लेना, ठीक है ना। चलो अब सेकंड पॉइंट पे आ रहे हैं अपन। स्वीकृति पूर्ण तथा शर्त रहित होनी चाहिए। स्वीकृति पूर्ण तथा शर्त रहित होनी चाहिए। मैंने कहा था प्रस्ताव को या तो पूरा स्वीकार करोगे या पूरा रिजेक्ट होगा। ऐसा नहीं होता कि आंशिक रूप से स्वीकार कर लो, आंशिक रूप से रिजेक्ट कर दो। और स्वीकृति कैसी होनी चाहिए? शर्त रहित होनी चाहिए। स्वीकृति में कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। शर्त लगाते ही बेटा क्या बनेगा? विपरीत प्रस्ताव बन जाएगा, जो कि अनुबंध नहीं बनाता। याद आ रहा है? तो अभी इसके अंदर क्या लिखा है एक बार पढ़ते हैं। धारा 7 के अनुसार यहाँ से करना, जब स्वीकृति पूर्ण तथा शर्त रहित होती है तभी उसे वैध माना जाता है। ठीक है, किसी भी अन्य ढंग से दी गई स्वीकृति जो प्रस्ताव को मान्य नहीं है, वह स्वीकृति को सूचना प्राप्त करने के उचित समय में लिखो। इसमें मैं लिखवाती हूँ, लिखो थोड़ा सा। लिखो, स्वीकृति किसी निर्धारित या उचित विधि द्वारा दी जानी चाहिए। स्वीकृति किसी निर्धारित या उचित विधि द्वारा दी जानी चाहिए। यदि स्वीकृति में
शर्त लगाई जाती है, यदि स्वीकृति में शर्त लगाई जाती है तो यह वैध स्वीकृति नहीं मानी जाएगी, तो यह वैध स्वीकृति नहीं मानी जाएगी, यह विपरीत प्रस्ताव माना जाएगा। यह विपरीत प्रस्ताव माना जाएगा। एक उदाहरण दिया हुआ है बेटा, ये पढ़ लो। ये विपरीत प्रस्ताव का ही उदाहरण है। शर्त लगा दी ना स्वीकृति में, देखो कार 2 लाख में, बोलता है मेरी मोटरसाइकिल भी 50,000 में खरीदनी पड़ेगी। शर्त लगा दी, तो शर्त लगाते ही क्या बन गया तुम्हारा? विपरीत प्रस्ताव, वैध स्वीकृति नहीं है। लेकिन हमने बोला था कई बार अच्छे के लिए शर्त लगाई जाती है तो वैध होती है। ए ने बी से बोला मेरा घर खरीद लो 10 लाख में, बी कहता है हाँ खरीद लूँगा, लेकिन मेरा जो वकील है वो तुम्हारे स्वामित्व के दस्तावेज को जांच ले। ये तो अच्छे के लिए है कि नहीं है, बताओ। तो ए ने बी से बोला एक सेकेंड हैंड कार है मेरी, वो खरीद लो। बी कहता है खरीद लूँगा लेकिन रजिस्ट्री करा दो। तो यहाँ पर क्या है, ये चीज़ें अच्छे के लिए शर्त लगाई गई है ना, तो ये वैध मानी जाती हैं। यहाँ माना जाएगा स्वीकृति शर्त रहित है, वैध अनुबंध बनेगा। लैंग्वेज पढ़ो यहाँ से। ब आ की कार उसके प्रस्ताव के अनुसार क्रय करने के लिए सहमत है, कार के लिए वैध पंजीकरण की उपलब्धता की शर्त पर। कहता है मैं खरीद तो लूँगा लेकिन पंजीकरण हो जाए। ये तो सही है कि नहीं है, बताओ। आगे क्या बोला? तो स्वीकृति अपनी जगह ठीक है यदि प्रस्ताव ने किसी भी आरसी बुक का उल्लेख नहीं किया था, जबकि यदि की जगह करना यद्यपि प्रस्ताव ने किसी भी आरसी बुक का उल्लेख नहीं किया था। इसका यही कारण है कि कार के लिए एक वैध अधिकार की आशा करना एक शर्त नहीं है और स्वीकृति शर्त रहित मानी जाएगी। क्लियर है क्या, बताओ मुझे। अच्छे के लिए लगाए तो शर्त लगाई जा सकती है। अब आया हमारा पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 2 जो है ना, इसमें अब नई वाली बुक में ये वाले 2 केसेस आएंगे ना नीचे। अभी कौन कौन से अगले वाले पीडीएफ में आएंगे मैं बता दूंगी। एक तो नील मेरिट वाला और एक यूनियन ऑफ इंडिया बाहूलाल वाला। वो अब किस में दे दिए गए हैं? पॉइंट नंबर 2 में दे दिए गए हैं। तो अपन को उसी के अकॉर्डिंग लेने हैं। अभी तो एक बार पॉइंट नंबर 3 पढ़ लो, जब नया पीडीएफ खोलेंगे ना तब मैं बता दूंगी। पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है? स्वीकृति का संवहन होना चाहिए। जब तक आप बताओगे नहीं तब तक दूसरे को कैसे पता चलेगा कि आपने कोई स्वीकृति दी है। तो इसके अंदर 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वहाँ आपने पीडीएफ में भी लिखी थी। एक तो स्वीकृति का संवहन आवश्यक है। जब तक आप बताओगे नहीं तब तक दूसरे को कैसे पता चलेगा कि आपने स्वीकृति दी है। दूसरा यहाँ पर बोलेंगे कि अगर आप स्वीकृति में शर्त लगाते हो तो वैध अनुबंध नहीं बनाएगी। अगर आप स्वीकृति में शर्त लगाते हो तो वैध अनुबंध नहीं बनेगा, ठीक है। और तीसरी चीज़ एक बोला जाएगा कि बिना जानकारी के आपने स्वीकृति दे दी तो भी वैध अनुबंध नहीं बनेगा। 1 मिनट हो क्या रहा है। शॉर्ट में बोलूं तीनों चीज़ें क्या कहना चाहती हैं। पहला पॉइंट ये बोलेगा कि संवहन आवश्यक है, संवहन नहीं करोगे तब तक कोई अनुबंध नहीं बनना। दूसरा बोलता है कि सशर्त स्वीकृति नहीं दे सकते, विपरीत प्रस्ताव वैध अनुबंध नहीं बनाएगा। और तीसरा ये क्या बोलेगा कि प्रति प्रस्ताव पड़ा था ना, बिना जानकारी के समान प्रस्ताव, वो भी वहाँ पर भी वैध स्वीकृति नहीं होती, वैध अनुबंध नहीं बनेगा। इसी को यहाँ पर 3 तरीके से दिया है। पक्षकारों के बीच अनुबंध को अंतिम रूप देने के लिए इसका संबंध किया जाना चाहिए, वरना ये बनेगा ही नहीं। दूसरा ये क्या बोलते हैं कि भाई ऐसी सशर्त स्वीकृति, कोई भी सशर्त स्वीकृति या उसकी शर्तों में आपने परिवर्तन कर दिया तो वो वैध स्वीकृति नहीं माना जाएगा। जो हमने सेकंड पॉइंट बोला, स्वीकृति में शर्त लगा दी तो वो भी क्या है, वैध स्वीकृति नहीं बनेगी। हाँ, समन मतलब संप्रेषण, कम्युनिकेशन बोलते हैं जिसको इंग्लिश में। कम्युनिकेट नहीं करेंगे तब तक कैसे पता चलेगा दूसरी पार्टी को? इंग्लिश में बोलते हैं कम्युनिकेशन। ये देखो वर्ड आ भी गया।
ऐसी सचल स्वीकृति को, यहाँ करेक्शन है, प्रति की जगह क्या वर्ड करो, विपरीत प्रस्ताव। ठीक है। दूसरा, प्रस्ताव की जानकारी होनी चाहिए, अगर जानकारी नहीं है तो वो स्वीकृति भी वैध नहीं है। ये हमारा तीसरा पॉइंट था। क्रक्स मैंने तुम्हें बता दिया इस पैराग्राफ में बोलना क्या चाहते हैं। 3 चीजें आएंगी। पहला, संबंध होना आवश्यक है। दूसरा क्या बोलेंगे कि शर्त नहीं लगाओगे, शर्त लगाते ही विपरीत प्रस्ताव बन जाएगा, वह स्वीकृति नहीं मानी जाएगी। और तीसरा हमने क्या बोला, बिना जानकारी के स्वीकृति दोगे तो वो भी वह स्वीकृति नहीं है, प्रति प्रस्ताव का सर्जन कर देगी, और वहां भी वैध अनुबंध नहीं बनता था। तो ये 3 चीजें याद रखनी है। पीडीएफ में ये 3 पॉइंट मिलेंगे आपको। आगे क्या दिया इसके अंदर, केस आ रहा है, ब्रॉकडेन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी। याद करो, ब्रॉकडेन कोयले का सप्लायर था, रेलवे कंपनी के मैनेजर को उसने एक ड्राफ्ट बना करके दिया था, मेमोरेंडम, और कहा था कोयले की आपूर्ति के लिए एक ड्राफ्ट एग्रीमेंट बना के दिया था। वो मैनेजर उसके ऊपर हस्ताक्षर करता है और लिखता है अप्रूव्ड, और उसे अपने टेबल की ड्रॉअर में रख लेता है। याद आ रहा है? तो मैंने आपको लिखवाया भी था इसका एक लाइन में डिसीजन, कि अगर आप एग्रीमेंट की कॉपी को अपने दराज में रख लेते हो तो ये स्वीकृति का सम्मान नहीं है, वैध अनुबंध नहीं बनेगा, वैध अनुबंध नहीं बनेगा। तो स्वीकृति का संवहन आवश्यक है, उसके लिए ये पॉइंट है, पॉइंट नंबर ए। पॉइंट नंबर ए क्या कहता है, स्वीकृति का सम्मान होना चाहिए। अगर आपने समझौते की प्रतिलिपि अपने टेबल के दराज में रख ली तो ये स्वीकृति का सम्मान नहीं है, वैध अनुबंध नहीं बनेगा। इम्पॉर्टेंट लगा लेना, अपने तो नहीं आया अभी तक, लेकिन इन्होंने इस बार इस क्वेश्चन को डाला है आरटीपी या एमटीपी में से एक जगह। ये ब्रॉकडेन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी केस आ गया, मेन एग्जाम में नहीं आया, बट आईसीआई ने अपने साइट पे डाल दिया। तो जब साइट पे डाल दिया तो वो 2-3 अटेम्प्ट में आ जाता है घूम फिर के। जैसे अभी एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं ना, उसमें 2-3 क्वेश्चन इसी तरीके से घूम फिर के ही आए हैं। इंग्लिश वाली मॉड्यूल में तो वो एज इट इज ही दिए हुए थे, हिंदी वालों के साथ मैंने डिस्कस किए थे क्लास में। ये आपका समझ में आया क्या? ब्रॉकडेन वाला केस कर चुके हैं ना अपन, ये वाला एक बार पढ़ना चाहो तो पढ़ लो यहाँ से, ब्रॉकडेन वाला केस। ड्राफ्ट ठहराव बना के भेजा था, टेबल के ड्रॉअर में रख दिया था, किस इरादे से रखा था कि लॉयर के पास भेजूंगा जो कि एक फाइनल एग्रीमेंट बनाएगा। ड्रॉअर में ही पड़ा रह गया, कोई अनुबंध नहीं है। क्यों? स्वीकृति का संवहन नहीं हुआ है। क्लियर है क्या? बताओ क्वेश्चन इस पे कैसे आएगा। क्वेश्चन में क्या होता है बेटा, ये आपको पूरा लिख के दे देता है केस के फैक्ट, कि एक कोयले का सप्लायर है, रेलवे कंपनी के मैनेजर के पास ड्राफ्ट समझौता भेजा है, उसने हस्ताक्षर करके टेबल के ड्रॉअर में रख दिया, उस पर स्वीकृत लिखा हुआ है, क्या अनुबंध बन गया? अनुबंध अधिनियम की धारणा के अनुसार निर्णय दीजिए। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई स्वीकृति का संबंध नहीं हुआ है, इस वजह से अनुबंध नहीं बनेगा। क्या चीज़? हाँ, बाद में होगी बात अलग है, लेकिन अभी बन गया क्या? अभी प्रेजेंटली बात करो ना, प्रेजेंटली ड्रॉअर में कॉपी रखी है। क्या रेलवे कंपनी के मैनेजर ने बता दिया क्या उसको कि मैंने तुम्हारा स्वीकार कर लिया? नहीं बताया ना। नहीं बताया तो हम बोलेंगे नहीं बना। बाद में बताएगा तब देखी जाएगी। मना भी तो कर सकता है ना, कह सकता है ना कि भाई मैंने तो अपनी तरफ से सम्मान नहीं किया। एक इसके अंदर मैंने तुम्हें कल एक लास्ट टर्न पे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस किया था, याद करो, मिस्टर प्रथम करके। स्कूल अथॉरिटीज एप्लीकेशन दिया था, आवेदन है ना, उसके एक स्कूल वालों ने उसको नहीं बताया था, कमेटी में उसका कोई एक जानकार था, उसने बता दिया। एक लाइन लिखवाई थी, याद करो, स्वीकृति का संवहन प्रस्ताव ग्रहीता या अधिकृत व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए, तृतीय पक्षकार द्वारा किया गया स्वीकृति का संवहन वैध नहीं है। और ये वाली केस स्टडी और प्रथम वाली केस स्टडी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आरटीपी में डल चुकी है, याद रखना ये चीजें। एक तो ब्रॉकडेन वाली, ये तो तुम्हें दिख ही रही है, और एक मैंने मिस्टर प्रथम वाला जो बताया था ना, उसको याद रखना। इंग्लिश वाली बुक में तो क्वेश्चन डलवा दिया अपन ने, लेकिन हिंदी का उसका ट्रांसलेशन अवेलेबल नहीं था, तो मैंने बोला क्लास में डिस्कस कर लेते हैं, याद रहेगा ना आपको। चलो अब आगे देखो, ये नील मेरिट वाला एक केस आया था। ए ने बी से बोला मेरा घर खरीद लो 280 पाउंड में, तो तैयार हो गया। बाद में क्या कहता है, 80 का तो लगा देता हूँ चेक और बैलेंस का पेमेंट करूंगा इंस्टॉलमेंट में। तो क्या वह स्वीकृति है? क्या नहीं है। क्या लगा दी? शर्त लगा दी। अब ये क्वेश्चन अगर आ जाए
जैसे मान लो अगर क्वेश्चन आ गया तुम्हारा ये वाला नील मेरिट वाला आ गया, 280 पाउंड वाला ये क्वेश्चन आ गया मेन एग्जाम में, तो आपको पता तो है कि ये विपरीत प्रस्ताव है, वैध अनुबंध नहीं बनेगा, पर आप डिस्क्राइब क्या करोगे? वैधानिक प्रावधान में आपको क्या डालना पड़ेगा वो देखो, पॉइंट नंबर 2 जाएगा, कहीं भी लिंक लगा के लिख लो, 2 केसेस लिख लो, या तो पॉइंट 2 की साइड में ही डाल लो। न्यू वाली बुक में दोनों केसेस यहाँ आ गए हैं पॉइंट नंबर 2 में। एक कौन सा आया है? एक तो आया है नील वर्सेस मेरिट, और एक आया है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस बाहूलाल। अब ये दोनों केस किस पॉइंट में डाल दिए गए? पॉइंट नंबर 2 में। और बिल्कुल सही किया आईसीआई ने, सही जगह भी इसकी क्या थी? पॉइंट नंबर 2 ही थी, था ना? शर्त रहित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बताओ? और ये यूनियन ऑफ इंडिया बाहूलाल नील मेरिट दोनों में क्या लगाई जाएगी? शर्त लगाई जाएगी, इसलिए वैध अनुबंध नहीं बनेगा। तो अगर ये पॉइंट आ गया तो आपको क्या करना है? सेकेंड नंबर का पॉइंट डिस्क्राइब करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? ये सेकेंड नंबर का पॉइंट है जो आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक की हेडिंग है। यहाँ तो मैंने आपको कुछ लिखवा दिया, स्वीकृति पूर्ण तथा शर्त रहित होनी चाहिए, निर्धारित विधि या उचित तरीके से दी जानी चाहिए, शर्त लगा देंगे तो वैध अनुबंध नहीं बनेगा, लिखा अपन ने। फिर हमने बोला कि अगर अच्छे के लिए शर्त लगाई जाती है कि पंजीकरण की उपलब्धता मिल गई तो हम इसे खरीद लेंगे तो इसे वैध स्वीकृति माना जाएगा। उदाहरण किसका दिया हुआ था? विपरीत प्रस्ताव का दिया हुआ था, यही था ना पूरा प्रावधान। तो अगर आपको लिखना पड़े ना तो आपको इसके बारे में लिखना है, पॉइंट नंबर 3 के बारे में नहीं लिखोगे। नील मेरिट यूनियन ऑफ इंडिया बाहूलाल का क्वेश्चन आया तो कौन सा डिस्क्राइब होगा? पॉइंट नंबर 2 होगा, याद रख लेना ये चीज। अब क्या आया देखो, नील मेरिट वाला क्वेश्चन तो आपका पढ़ा हुआ है कि अगर स्वीकृति में शर्त लगा दी जाती है तो विपरीत प्रस्ताव बनाएगा, वैध अनुबंध का सर्जन नहीं होगा। किसमें कवर हो जाएगा? स्वीकृति पूर्ण तथा शर्त रहित होनी चाहिए, उसमें चला गया ना। अब देखो इसी का निकालते हैं अपन थर्ड पार्ट। ये आ गया तुम्हारा यूनियन ऑफ इंडिया बनाम बाहूलाल। ये दोनों केस आ जाए तो पॉइंट नंबर 2 डिस्क्राइब होगा, याद रखना। क्या डिस्क्राइब करना है? पॉइंट नंबर 2, स्वीकृति पूर्ण तथा शर्त रहित होनी चाहिए। क्या लिखा है देखो, 1 लाख में घर खरीद लो, कहता है 80,000 में तैयार हूँ, याद आ रहा है? मना कर देता है, फिर कहता है कोई बात नहीं 1 लाख में तैयार हूँ। अब ये भी प्रति प्रस्ताव है, एक ही इच्छा है, चाहे तो खरीदे चाहे तो मना कर दे। क्लियर है क्या? बताओ मुझे। ये वाला जो 2 केसेस हैं ये आप नहीं करो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वाला कहता है भगवान दास गिरधारीलाल वाला कि प्रति प्रस्ताव भी वैध अनुबंध नहीं बनाता। प्रति प्रस्ताव याद है ना, बिना जानकारी के समान प्रस्ताव। और इसका तो कोई तुक ही नहीं है कि वो पूछेगा कि भाषा में परिवर्तन, सार तत्व में परिवर्तन नहीं है तो इसे स्वीकृति को अप्रभावी नहीं बनाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं बनता कृष्ण। तुम्हें क्या करना है? ये 2 कर लो, 2 नहीं बेसिकली 3। ब्रॉकडेन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी, नील मेरिट, यूनियन ऑफ इंडिया बाहूलाल। आई थिंक क्लियर है कि नहीं है बताओ मुझे। आगे आया स्वीकृति कैसे होनी चाहिए बेटा? निर्धारित विधि द्वारा होनी चाहिए। निर्धारित विधि द्वारा होनी चाहिए, जिसमें हमने एग्जाम्पल दिया था आपको कि आपको बोला फैक्स से करो तो फैक्स से ही करना है, लेटर पोस्ट में नहीं डालोगे। जब प्रस्ताव में स्वीकृति निर्धारित विधि के अनुसार हो तभी उसे स्वीकार किया जाना चाहिए। कहना क्या चाहते हैं? स्वीकृति निर्धारित विधि द्वारा ही दी जा सकती है, उसी तरीके से दोगे जैसा कि प्रस्ताव में लिखा है। प्रस्ताव में लिखा है स्वीकृति देनी है फैक्स द्वारा तो फैक्स द्वारा। इसके आगे मैंने आपको 2 लाइनें लिखवाई थी, याद आ रहा है? यदि प्रस्तावक आपत्ति उठाता है कि स्वीकृति वैध तरीके से नहीं दी गई है तो कोई अनुबंध नहीं बनेगा, लेकिन अगर वह आपत्ति नहीं उठाता है तो वैध अनुबंध बनेगा। लिखा था कि नहीं लिखा था लास्ट टाइम पे? याद करो, वो मैटर यहाँ आएगा। जो यहाँ लिखा है ना उसी को मैंने इजी लैंग्वेज में लिख रखा है कि अगर वो मुद्दा ना उठाए, आपत्ति ना उठाए तो वैध अनुबंध बन जाएगा, पर अगर वो आपत्ति उठाएगा तो वैध अनुबंध नहीं बनेगा। एग्जाम्पल पढ़ के देखो। प्रस्तावक ने कहा संदेश वाहक मतलब मैसेंजर के माध्यम से स्वीकृति दो, ठीक है, जबकि प्रस्ताव ग्रहीता स्वीकृति किससे दे रहा है बेटा? ईमेल द्वारा दे रहा है। तो प्रस्ताव की कोई स्वीकृति नहीं हुई है यदि प्रस्तावक प्रस्ताव ग्रहीता को सूचित कर दे कि स्वीकृति निर्धारित तरीके के अनुसार नहीं है, लेकिन अगर वह ऐसा करने में असफल रहेगा तो मान लेंगे स्वीकृति क्या है? वैध है। किस पे डिपेंड करेगा? प्रस्तावक पर।
वह आपत्ति उठाता है या नहीं उठाता? आपत्ति उठाएगा तो वैध अनुबंध नहीं बनेगा, आपत्ति नहीं उठाएगा तो वैध अनुबंध बन जाएगा। क्लियर है कि नहीं है बताओ? जो मैंने 2 लाइनें लिखवाई थी वो पॉइंट नंबर 4 की हैं और ये एग्जाम्पल से पूरी क्लियर कट समझ में आती हैं। नेक्स्ट क्या आ रहा है? समय। स्वीकृति दी जानी चाहिए निर्धारित समय अवधि में, निर्धारित समय अवधि नहीं है तो उचित समय अवधि में। उचित समय किसका प्रश्न है? तथ्यों और परिस्थितियों का प्रश्न है। एग्जाम्पल याद आ रहा है? तुम्हें एक केस लिखवाया था, राम्सगेट विक्टोरिया होटल मोंटेफियोरे। कंपनी ने जून में आवेदन पत्र मंगवा लिए थे और अलॉटमेंट किया था जाके नवंबर में। इन्वेस्टर मना कर सकता है, क्या कह सकता है? कंपनी ने स्वीकृति उचित समय में नहीं दी। याद आ रहा है? सबसे पहले प्रविवरण आता है, प्रस्ताव के लिए आमंत्रण, फिर आप आवेदन पत्र भर के भेजते हो कंपनी के पास, वो क्या है? प्रस्ताव। और जब कंपनी आपको अंशों का आवंटन करती है तो वो क्या होती है? उसकी स्वीकृति। तो कंपनी ने अंशों के आवंटन में ज़रूरत से ज़्यादा समय ले लिया ना, तो जो इन्वेस्टर है, निवेशक है, मना कर सकता है कि भाई आपने स्वीकृति वह समय में नहीं दी, उचित समय में नहीं दी, तो मैंने अपना पैसा कहीं और लगा दिया। पढ़ के देखो, स्वीकृति निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर दी जानी चाहिए और यदि समय सीमा नहीं है तो उचित समय में दी जानी चाहिए। उचित समय किसका प्रश्न है? तथ्यों व परिस्थितियों का प्रश्न है। तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। मात्र चुप रहना स्वीकृति नहीं है। एक प्रस्ताव की स्वीकृति प्रस्ताव ग्रहीता की चुप्पी या उत्तर देने की असफलता से नहीं मानी जाएगी। प्रस्ताव ग्रहीता जो है वो चुप रहा या उसने कोई जवाब नहीं दिया, इसका मतलब ये नहीं कि उसे स्वीकार है। सिर्फ चुप रहना स्वीकृति नहीं है। जब तक कि प्रस्ताव ग्रहीता अपने पूर्व आचरण से संकेत ना दे दे कि उसका चुप रहना स्वीकृति के समान है। याद आ रहा है वो मैगजीन वाला एग्जाम्पल? अब देखो, फेल्ट हाउस बनाम बिंदले आएगा पहले तो सामान्य नियम के लिए। चाचा ने भतीजे से कहा था कि घोड़ा जो है ना 30 यूरो में बेच दो मुझे, और अगर इतने समय में जवाब नहीं दिया तो मैं मान लूंगा कि तुमने घोड़ा मुझे बेच दिया है। वो कहता भी है भतीजा, किससे? नीलामी करता से, कि ये घोड़ा बेचना मत, चाचा को देंगे। ठीक है, फिर क्या हुआ? नीलामी करता ने गलती से वो घोड़ा किसी और को बेच दिया। थोड़े दिन बाद में तिल मिलाते हुए आते हैं ये अंकल जी और क्या बोलते हैं कि भाई मेरा घोड़ा किसी और को कैसे बेच दिया? समय अवधि बीत गई तो घोड़ा तो मेरा हो गया और मेरा घोड़ा तुमने किसी और को कैसे बेच दिया? मामला गया कोर्ट में। कोर्ट ने क्या बोला? भतीजा चुप रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसे स्वीकार। ठीक है, क्या लिखा है देखो, अंकल ने ये कहते हुए अपने भतीजे को घोड़ा खरीदने का प्रस्ताव दिया। यदि मैं इसके बारे में आगे कुछ नहीं सुनता तो मैं मानूंगा कि 30 पाउंड में घोड़ा मेरा हुआ। भतीजे ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने अपने नीलामीकर्ता से कहा कि ये जो है ना बिक्री मत करना इसकी, क्योंकि अंकल को देंगे, रिजर्व करके रखो अंकल के लिए। गलती से नीलामीकर्ता ने घोड़ा क्या किया बेटा? बेच दिया। एफ ने अपनी संपत्ति के परिवर्तन के लिए वाद प्रस्तुत किया कि समय अवधि बीत गई तो घोड़ा तो हो गया मेरा, और मेरा घोड़ा तुमने किसी और को कैसे बेच दिया? कन्वर्जन ऑफ प्रॉपर्टी का केस फाइल किया। निर्णय क्या दिया गया? सफल नहीं होगा, भतीजे की स्वीकृति का सम्मान नहीं किया था। चुप रहना स्वीकृति नहीं है। जब तक कि प्रस्ताव ग्रहीता अपने आचरण द्वारा संकेत ना दे दे कि उसका चुप रहना ही स्वीकृति के समान है। अब वो जब तक कि यानी कि अपवाद वाली बात आ गई है इस वाले पॉइंट में। मैगजीन वाला एग्जाम्पल पढ़ा था ना, पढ़ के देखो। 1 साल के लिए मैगजीन सब्सक्राइब की थी, 5 साल तक बेचता रहा, बाद में क्या कहता है कि मैं तो बिल नहीं चुकाऊंगा। भाई ऐसे नहीं बच सकते, क्योंकि पत्रिका का आपने क्या किया है? यूज़ किया है निरंतर, तो ये उसकी स्वीकृति ही तो है। आपने अपने आचरण द्वारा संकेत दे दिया कि आपको ये स्वीकार है। आपका चुप रहना ही स्वीकृति है। क्लियर है क्या? बताओ बेटा, यहाँ तक समझ आ गया सबको? चलो, आचरण या गर्भित स्वीकृति द्वारा स्वीकृति। मैंने 2 लाइनें लिखवाई हैं, वो दे देना। अभी लिखवाई है ना, स्पष्ट हो सकती है, गर्भित हो सकती है। शब्दों द्वारा दोगे तो स्पष्ट होगी, और अगर आचरण द्वारा होगी तो गर्भित होगी। इसके बाद में ये उदाहरण पढ़ लो। मैंने कहा था ना कि ग्राहक ने शॉपकीपर से बोला, इतने गुड्स इस रेट पे मेरे घर पे भेज दोगे क्या? सॉरी, भेज दोगे क्या? तो जवाब तो कुछ नहीं देता, सीधे गुड्स की डिलीवरी उसके घर पे कर देता है।
तभी करेगा ना जब उसे स्वीकार है। पढ़ लो एक बार। क्लियर है क्या यहाँ तक? बताओ। अच्छा, आप क्वेश्चन सुनो कैसे कैसे आ सकते हैं यहाँ पर इस पॉइंट पे। एक तो आ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन, थ्योरी में आए तो कैसे आएगा, स्वीकृति के परिभाषित कीजिए और स्वीकृति के आवश्यक तत्व बताइए, या वैध स्वीकृति के आवश्यक तत्व बताइए। क्वेश्चन अगर बड़े से बड़ा भी आ गया तो कितने नंबर का? 7 नंबर, इससे ऊपर जाता नहीं है। 1 नंबर की हो गई तुम्हारी स्वीकृति की परिभाषा, जो तुमने कहाँ पढ़ी है? धारा 2B में। उसके अलावा कोई भी 6 पॉइंट्स अच्छे से कर लो। हेडिंग ICI जैसी की जैसी ले लेना, अंदर का मैटर अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। क्लियर है? केस स्टडी की बात करते हैं। ये तो अभी बात की किसकी? थ्योरी की। केस स्टडी बहुत आती है इस पॉइंट से। देखो कहाँ कहाँ बनती है केस स्टडी, देख लो एक बार। इस पॉइंट में सेकंड पॉइंट जहाँ शुरू हुआ था, कौन से वाला था सेकंड पॉइंट हमारा? यहाँ इस वाले PDF में नहीं है अपना, आई थिंक खुला हुआ है ये वाला। स्वीकृति सेकंड पॉइंट में था ना, पूर्ण तथा शर्त रहित होनी चाहिए। ये केस स्टडी में आता है। पूरे केस की फैक्ट आएंगे लिख के, एक तो नील मेरिट और एक यूनियन ऑफ इंडिया बनाम बाहुलाल। ये 2 केस स्टडी आती है। और अपनी MCC बुकलेट के पीछे भी हमने क्वेश्चन डाल रखा है इसका, नील मेरिट वाला, यूनियन ऑफ इंडिया बाहुलाल वाला। ठीक है, अब आया कौन सा? स्वीकृति का संबंध होना चाहिए। इसमें क्वेश्चन आएगा अगर, तो इस क्वेश्चन में देखो 2 क्वेश्चन तो अपने पक्के के पक्के बनते हैं। एक तो बनता है स्वीकृति का संबंध आवश्यक है, ब्रॉकडेन वाला, दराज के अंदर कॉपी रखी थी। ठीक है, दूसरा मिस्टर प्रथम वाला तुम्हें बताया मैंने, है ना। तृतीय पक्षकार से अगर आपको पता चला तो वो वैध स्वीकृति नहीं है। स्वीकृति का संबंध किसके द्वारा होना चाहिए? प्रस्ताव ग्रहीता या अधिकृत व्यक्ति द्वारा ही होना चाहिए। 2 केस स्टडी यहाँ बन गई। यूनियन ऑफ इंडिया और बाहुलाल वाला जो है ना केस, वो गया पॉइंट नंबर 2 में। यूनियन ऑफ इंडिया बाहुलाल बुक में है ना, अभी तो कराया। देखो ये देखो सामने स्क्रीन पे देखो, 1 लाख का घर 80,000 में मना कर देता है। याद करो, मैंने भी समझाया था, याद आया? ये 2 कर लेना इसमें। इसके बाद में देखो, निर्धारित विधि द्वारा दी जानी चाहिए। इस पे पूछा जा सकता है, इस तरीके का एग्जाम्पल बना के पूछ सकता है। और याद क्या करोगे? प्रस्तावक आपत्ति उठाएगा तो वैध अनुबंध नहीं बनेगा, और अगर आपत्ति नहीं उठाएगा तो वैध अनुबंध बन जाएगा। समय सीमा पे क्वेश्चन आ सकता है। किस तरीके से आता है? राम्सगेट विक्टोरिया होटल वाला केस लिखवाया था, वही जून और नवंबर वाला, याद आ रहा है? स्वीकृति निश्चित समय अवधि में दी जानी चाहिए। समय अवधि निर्धारित नहीं है तो उचित समय में दी जानी चाहिए। उचित समय तथ्यों व परिस्थितियों का प्रश्न है। ठीक है, तो मतलब जो पॉइंट तुम स्किप कर सकते हो वो है सिर्फ पॉइंट नंबर 1 और 6। उसके अलावा तो तुम्हें वैसे भी केस स्टडी के लिए तैयार करने पड़ेंगे ना बेटा। तो आपको ये देख लो, इस पे क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। मात्र चुप्पी स्वीकृति नहीं है, करना ही पड़ेगा। फेल्ट हाउस बिंदले केस स्टडी में आता है ये, चाचा भतीजे वाला केस। अब एक नया टॉपिक आ रहा है, प्रस्ताव तथा स्वीकृति का संबंध। प्रस्ताव तथा स्वीकृति का संबंध अपन करेंगे सिर्फ और सिर्फ अपनी PDF से, और उसके बाद सीधे कर लेना प्रैक्टिकल, हो जाएगा टॉपिक तैयार। ठीक है, संबंध की बात करेंगे। संवहन संप्रेषण एक ही होता है बेटा, अगर पूछ ले आपसे तो संवहन और संप्रेषण एक ही है। इंग्लिश में सिंगल ही वर्ड मिलेगा, कम्युनिकेशन। कभी दिक्कत हो वर्ड को समझने में तो इंग्लिश का पेपर साथ में आता है, आगे इंग्लिश का आता है फिर पीछे हिंदी का आता है। तो कभी अगर आपको दिक्कत भी हो ना, इंग्लिश में तो यूजुअली एक वर्ड होता है और हमारे हिंदी में उसी के 2-3 शब्द हो जाते हैं। तो अगर कोई दिक्कत हो ना तो कभी इंग्लिश वर्ड भी रेफर कर सकते हो। कम्युनिकेशन पढ़ने जा रहे हो ऑफर का। प्रस्ताव का संबंध,
हमने जब प्रस्ताव की विशेषताएं पढ़ी थी, याद करो, लालमन शुक्ला गौरी दत्त सेठ जी वाला केस, भतीजा खो गया था। बिना जानकारी के प्रस्ताव स्वीकार नहीं होता। बिना जानकारी के प्रस्ताव की शर्तों को पूरा भी कर दिया तो इनाम के हकदार नहीं होते। पढ़ा था ना? तो हमने वहाँ पे भी पढ़ा था कि प्रस्ताव का संवहन आवश्यक है। अब ये प्रस्ताव का संवहन पूरा होता कब है? सपोज करो बेटा मैंने आपको प्रस्ताव दिया, मेरा प्रस्ताव पूरा कब होगा? जब ये आपकी जानकारी में आ जाए। सही है कि नहीं है बताओ? ए ने बी को प्रस्ताव दिया, ए का प्रस्ताव पूरा कब होगा? जब बी की जानकारी में आ जाए। तो क्या मैं कह सकती हूँ प्रस्ताव का संबंध तब पूरा होता है जब वह प्रस्ताव ग्रहीता की जानकारी में आ जाए, उस व्यक्ति की जानकारी में आ जाए जिसे प्रस्ताव दिया गया है, उस व्यक्ति की जानकारी में आ जाए जिसे प्रस्ताव दिया गया है। और केस वही जो तुमने वहाँ पढ़ा था, लालमन शुक्ला बनाम गौरी दत्त। क्लियर है क्या बताओ मुझे? दूसरा पढ़ेंगे अब हम किसका संवहन? स्वीकृति का संवहन। स्वीकृति के संवहन का जो नियम है, दोनों पक्षकारों के लिए स्वीकृति का संवहन अलग अलग समय पे पूरा होता है। मतलब पहला पक्षकार यानी प्रस्तावक के लिए अलग समय पे पूरा होगा और स्वीकारक के लिए अलग समय पर पूरा होगा। क्या लिखा हुआ है? प्रेषण के मार्ग में डाल दिया जाएगा। मतलब क्या होगा? लेटर पोस्ट में डालना, लेटर पोस्ट में डालना। सोच के बताना बेटा कि अगर कोई चीज़ मैंने लाल डब्बे के अंदर डाल दी, पोस्ट बॉक्स के अंदर डाल दी, क्या अब मैं उसे बाहर निकाल सकती हूँ? नहीं निकाल सकती ना। तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? ताकि स्वीकारक की ताकत के बाहर हो जाए कि वह उसे वापस ले सके। एक बार स्वीकृति का जो पत्र था वो उसने स्वीकारक ने पोस्ट में डाल दिया, अब वो चाहे तो भी क्या उसे बाहर निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता। अब ये उसकी ताकत के बाहर हो गया, अब वो उसे वापस नहीं ले सकता। मैंने सिर्फ अभी वर्ड्स का मतलब बताया, रूल अभी समझाऊंगी। वर्ड्स का मतलब समझ में आया? प्रेषण के मार्ग में डालना मतलब लेटर पोस्ट में डालना, वापस नहीं ले सकता। एक बार अगर उसके अंदर डाल दिया लेटर पोस्ट बॉक्स के अंदर, अब उसे आप चाहो तो भी वापस नहीं निकाल सकते। स्वीकारक के विरुद्ध कब लिखा है? जब प्रस्तावक की जानकारी में आ जाए। एक और चीज़ देखो, फर्स्ट पार्टी के रूल में सेकंड पार्टी का नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सेकंड पार्टी के रूल में फर्स्ट पार्टी का नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। इजी कर दूँ रूल को तुम्हारे लिए अप्लाई करने के लिए। फर्स्ट पार्टी के लिए पूरा होता है जब सेकंड पार्टी स्वीकृति का पत्र पोस्ट में डालेगी, और दूसरी पार्टी के लिए पूरा होता है जब वह स्वीकृति का पत्र पहले पक्षकार को मिल जाए। दोबारा देख लो, फर्स्ट पार्टी के लिए पूरा होगा जब सेकंड पार्टी लेटर पोस्ट में डालेगी, स्वीकृति का पत्र पोस्ट में डालेगी। सेकंड पार्टी के लिए पूरा होगा जब वह लेटर फर्स्ट पार्टी को मिल जाए। दोबारा देख लो, कोई डाउट है तो। फर्स्ट पार्टी के लिए जब सेकंड पार्टी लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट में डालती है, सेकंड पार्टी के लिए जब उसे वो स्वीकृति का पत्र मिल जाता है। क्लियर है क्या बताओ? तो ये रूल है, क्योंकि हम अप्लाई करेंगे तो हमें शॉर्ट में समझना भी जरूरी है। याद तो ये करना पड़ेगा, याद तो ये होगा, क्योंकि नियम तो ये है, लिख के तो यही आना है, पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अपने दिमाग में रहेगा ना कि पहले पक्षकार के लिए कब पूरा होगा? जब दूसरा पक्षकार स्वीकृति का पत्र पोस्ट में डालेगा। दूसरे पक्षकार के लिए कब पूरा होगा? जब वो लेटर फर्स्ट पार्टी को मिल जाएगा। यही है। चलो अब क्या आया देखो यहाँ पर, ए ने बी को प्रस्ताव दिया। ए के लिए पूरा कब होगा? जब बी स्वीकृति का पत्र पोस्ट में डालेगा। बी के लिए पूरा कब होगा? जब वो स्वीकृति का पत्र ए को मिल जाएगा। सही बात समझ में? ठीक है। अब यहाँ पे तरीके दिए हुए हैं, देखो बेटा, स्वीकृति का तरीका, 3 तरीके दिए हुए हैं। ज़्यादा डिटेल में नहीं लेंगे, सिर्फ समझा देती हूँ। स्वीकृति के 3 तरीके होते हैं। कैसे? अपन ने प्रस्ताव की परिभाषा पढ़ी थी, कुछ करने अथवा ना करने के लिए। याद आ रहा है क्या? एक व्यक्ति दूसरे के समक्ष अपनी इच्छा प्रस्तुत करता है कुछ करने अथवा ना करने के लिए, इस इरादे से कि दूसरा पक्षकार अपनी सहमति दे दे। तो कुछ करने अथवा ना करने की बात चल रही थी। अगर प्रस्ताव में आपको कुछ करने के लिए कहा गया है, वो कार्य कर दो तो प्रस्ताव स्वीकार हो जाएगा। कार्य कर दो, गतिविधि द्वारा कार्य पूरा कर दो। भाई प्रस्ताव में आपको कुछ करने के लिए कहा गया है, आप वो काम कर दो, प्रस्ताव स्वीकार। मैंने आपसे क्या कहा कि मेरा पेन खरीद लो 100 रुपये में, ठीक है, आप खरीद लो, प्रस्ताव स्वीकार हो जाएगा मेरा, सहमति दे दो अपनी। दूसरा आया, आपसे कहा गया आप ये काम नहीं करोगे,
और आपने नहीं किया तो भी तो स्वीकार हो जाएगा। एमसीसी वालों ने एक फैकल्टी से बोला कि आप हमारे यहाँ क्लासेस लोगे और कहीं नहीं लोगे तो हम आपको इतनी रेम्यूनरेशन देंगे। अब उसने कहीं और क्लास नहीं ली तो इसका मतलब उसने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया भूल द्वारा। ये वर्ड दे रखा है भूल द्वारा, इसका मतलब क्या है कि आपसे कुछ करने के लिए मना किया गया था और आपने वो नहीं किया तो स्वीकार हो गया। इंग्लिश में इसको तो बोलते हैं बाई एक्ट। आपसे कहा गया था कार्य करने के लिए, आपने कार्य पूरा कर दिया। बाई ओमिशन, आपसे कहा गया था आप ये काम नहीं करोगे और आपने नहीं किया। ठीक है, तीसरा क्या आया? आचरण द्वारा, अभी पढ़ाया था तुम्हें। नीलामी द्वारा विक्रय में हथौड़ा मारना, याद आया? व्यापारी ने बोला उसको, कस्टमर ने बोला व्यापारी को कि इतने गुड्स इस रेट पे सप्लाई कर दोगे क्या? ठीक है, जवाब कुछ नहीं देता, सीधे उसके घर पे गुड्स की डिलीवरी दे दी। तभी देगा ना जब उसे स्वीकार है। आचरण द्वारा 3 तरीके सामने आ गए, गतिविधि द्वारा, भूल द्वारा और आचरण द्वारा। क्लियर है क्या? बताओ यहाँ तक। ठीक है, आगे देखते हैं। अब एक क्वेश्चन है, आप बताना मुझे क्या आंसर होगा। मैं आपको एक केस स्टडी की टाइप की बना के देती हूँ। ए ने बी को एक प्रस्ताव दिया है बेटा। ए ने बी को एक प्रस्ताव दिया है और प्रस्ताव भी कैसे दिया है? पत्र के माध्यम से दिया है। कब दिया? 1 मार्च को। 1 मार्च को ए ने प्रस्ताव का पत्र पोस्ट में डाल दिया। ये प्रस्ताव का पत्र बेटा बी के पास कब पहुंचा? 10 मार्च को। बी ने थोड़ा समय लिया और 20 मार्च को अपनी स्वीकृति लिख करके पोस्ट में डाल दी। ठीक है, अभी पेंसिल वाले पोर्शन को मत लेना, वो आगे काम आएगा। फिर क्या हुआ? ये स्वीकृति का पत्र तुम्हारा पहुंच गया 30 मार्च को किसके पास? ए के पास पहुंच गया। पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि प्रस्ताव का संवहन पूरा कब होगा? रूल लगाओ। प्रस्ताव का संवहन कब पूरा होता है? जब प्रस्ताव ग्रहीता की जानकारी में आ जाए। कब आया? 10 मार्च को। समझ आई बात कि नहीं आई? बताओ। ए ने बी को प्रस्ताव दिया, ए का प्रस्ताव पूरा कब होगा? जब बी की जानकारी में आ जाए। और बी की जानकारी में कब आया? 10 मार्च। ठीक है, अगर मान लो 2 डेट होती, 10 मार्च को बी को पत्र प्राप्त हुआ और 11 मार्च को उसने पढ़ लिया, अब क्या लेते? 10 या 11? 11, क्योंकि नियम क्या कहता है? जब जानकारी में आ जाए। ठीक है, और अगर कोई दूसरी डेट नहीं लिखी हुई है तो क्या मानते हैं? जिस दिन पत्र प्राप्त हुआ उसी दिन पढ़ लिया होगा। डीम्ड मानेंगे कि नहीं मानेंगे? बताओ। अच्छा, अब देखो, स्वीकृति का संबंध बताना है। क्वेश्चन नेक्स्ट है मेरा, स्वीकृति का संवहन कब पूरा होगा? और वो भी किसके लिए पूछ रही हूँ? पहले पक्षकार ए के लिए। हाँ, 20 मार्च को ए के लिए पूरा होता है जब दूसरा पक्षकार बी स्वीकृति का पत्र पोस्ट में डालेगा। कब डाला? 20 मार्च। और बी के लिए कब पूरा होगा? 30 मार्च, जब वह स्वीकृति का पत्र ए को प्राप्त हो जाए। कब हुआ? 30 मार्च। आई थिंक क्लियर हो गया। समझ आया कि नहीं आया? बताओ। किसी भी तरीके का डाउट है तो पूछ लो। थ्योरी नहीं, यहाँ बनता क्या है? प्रैक्टिकल बनता है इस क्वेश्चन पे। डेट्स दी हुई होंगी, आपको डेट पता लगानी है। तरीका मैंने बता दिया। प्रस्ताव का संबंध कब पूरा होगा? जब प्रस्ताव ग्रहीता की जानकारी में आ जाए। स्वीकृति का संबंध पहले पक्षकार के लिए जब दूसरा पक्षकार लेटर पोस्ट में डालेगा, और दूसरे के लिए जब पहले को मिल जाए। यही रूल लगाया मैंने यहाँ पे। क्लियर है क्या? बताओ यहाँ तक। तो चलो एक बार अब इसके आगे, यही आंसर आ रहा था आपका कि नहीं आ रहा था? टैली कर लो। आपने यही आंसर निकाला है ना? आंसर मैंने जानबूझ के नेक्स्ट पेज पे रखा ताकि आप अपना पहले माइंड अप्लाई कर लो। आंसर देख के तो आंसर सभी के आ जाते हैं। आ जाते हैं कि नहीं आ जाते हैं? तो इसीलिए मैंने बोला आज यहाँ तक का अपन टॉपिक कर रहे हैं। कल अपन खंडन का टॉपिक करेंगे और इस टॉपिक के 1-2 क्वेश्चन करेंगे, संवहन के 1-2 क्वेश्चन करेंगे। ज़ेरॉक्स ब्लैक निकल रही है। आप फोटोकॉपी वाले से बोलो बेटा थोड़ा साफ निकाले, है ना? अब ये तो क्या कर सकते हैं इस चीज़ का? तो नोट्स तो डाले जाएंगे ऐप के ऊपर, तो अब उसका तो मैं क्या कर सकती हूँ? बताओ। लिख लो। आप एक काम करो, नमन लिखा भी जा सकता है, क्योंकि मैम है ना एक बार में 2-3 पन्ने से ऊपर पढ़ा नहीं रही, तो आप अपने हाथ से भी लिख सकते हो, तो वो आपकी हैंड राइटिंग में भी हो जाएंगे। एशियन पेन, नेरोलैक पेन जैसे चाहो यूज़ कर सकते हो। कलर्ड पेन एग्ज़ाम में यूज़ मत करना बस, है ना? एग्ज़ाम में सिर्फ आपकी दुनिया, कोरा कागज़
और काला पेन, बस ब्लैक पेन, ओनली ब्लैक पेन कैन बी यूज इन द एग्जाम। याद रहेगा? और कुछ लिख के नहीं आओगे तो कोरा कागज कोरा ही रह जाएगा, ठीक है? तो वो काम करना मत तो उसमें कुछ नंबर मिलने नहीं है वरना। तो किसी की कोई क्वेरी है तो बेटा पूछ सकते हो, अर्पिता, भावना, गौरव, आयुषी, एनीवन? नहीं? चलो फिर अपन क्लास ओवर करते हैं।